गाइस माय नेम इज वैभव और आप देख रहे हो बीइंग स्टडी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने बीइंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक एनिमेशन वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा जो है टाइम लगता है और बहुत ही ज्यादा जो है मेहनत लगता है। इसलिए आप जितना ज्यादा बीइंग स्टडी को सपोर्ट करेंगे उतना ही फास्ट हम बाकी सब वीडियोस भी जो है आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मैसेज हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका वहाँ पे जो है जल्दी जो रिप्लाई जो है कर सकता हूँ। एंड पैनकेक्स, इस चैप्टर को लिखा है अशोका मित्रन ने। इस चैप्टर में पैनकेक के बारे में और 3 लोग के बारे में, जो कि सुब्बू, ऑफिस बॉय एंड लॉयर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और साथ ही साथ 2 इंसिडेंट के बारे में बताया है, जो कि पहला था कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का विजिट, दूसरा था स्टीफन स्पेंडर उनका विजिट, जो कि इनिशियल स्टेज में एक मिस्ट्री था। जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में लोकेटेड था। इसके फाउंडर SS वसंत थे, और जो हमारे ऑथर हैं अशोक मित्रन, उनका जेमिनी स्टूडियो में काम था न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स को कट करना और उसको एक फाइल में कलेक्ट करना। और इस चैप्टर में उन्होंने अपने बॉस के साथ जो टाइम बिताया है उसके बारे में बताया है। जब वो काम करते तो वहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स आए थे और उनकी क्या क्या जो है खूबियाँ थी। यह कहानी रिवॉल्व होता है पैनकेक पे। तो यह पैनकेक जो हम सोचते हैं, नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये खाने वाला जो है कोई जो है चीज है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पैनकेक जो है एक मेकअप मटेरियल का नाम है, जो कि जेमिनी स्टूडियो में यूज होता था। इवन ये जेमिनी स्टूडियो में इतना यूज होता था कि जेमिनी स्टूडियो पैनकेक को ट्रक भर भर के परचेस करता था। जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम था उसका लुक एक तरीके से हेयर कटिंग सैलून की तरह था, और जहाँ पर हर एक एंगल पे और हर एक कोने पे एक एक एंगल पे लाइट लगी हुई थी, और कम से कम कई दर्जन तो लार्ज मिरर जो है लगे हुए थे। और मेकअप रूम में एक जो पुराने जमाने का लाइट आता था, जो बहुत ही ज्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करता था, जो कि पुराने जमाने में यूज होता था, और हम उसको इंग्लिश में इनकैंडेसेंट लाइट भी बोलते हैं, जिससे हाई इंटेंसिटी वाला हीट भी निकलता था, जिससे क्या होता था कि वो हमारे स्किन को जो है हार्म भी करता था। इसलिए पोएट ने उस सिचुएशन को कहा है, इट वॉज एज ए फियरी माइजरी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें बताया गया है कि जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें एक ही तरीके के लोग नहीं थे। उसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट के लोग थे, जो कि जेमिनी स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रिटी को जो है शो करता है। जैसे पहले उस मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड था वो एक बंगाली था, और वह कुछ समय बाद उस जॉब को छोड़ देता है। फिर बाद में एक महाराष्ट्रियन आता है जो कि उसका हेड बनता है। फिर ऐसे ही एक आंध्रा आता है, फिर एक मद्रासी आता है, फिर एक तमिल आता है। ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये हमें शो करते हैं कि उस समय जेमिनी स्टूडियो में एक नेशनल इंटीग्रिटी की भावना थी। इवन उस समय दूरदर्शन चैनल भी नहीं आया हुआ था, क्योंकि दूरदर्शन के द्वारा ही लोगों के मन में पहला भाव जो नेशनल की प्रचार किया गया था। अब जो पोएट है हमारे, वह सरकास्टिक वे में बोलते हैं कि जो यह मेकअप रूम है इसकी इतनी ज्यादा जो है खासियत है कि वह एक इंसान को एक भद्दा दिखने वाले मॉन्स्टर की तरह बना सकता है, इसकी इतनी काबिलियत थी। यह उसको एज ए सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। सरकास्टिक वे का मतलब है कि जो भी हमारे आर्टिस्ट थे वह इतना ज्यादा जो है मेकअप लगा लेते थे कि वह कैमरे के सामने दिखने में तो बहुत ही अच्छे लगते थे, बहुत ही सुंदर लगते थे, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप उनको उस मेकअप के साथ जो देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या इन्होंने ये क्या पोत लिया है मुंह पे अपने। अब यहाँ पर ऑथर हमें मेकअप रूम की पूरी हायरार्की के बारे में बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट का मेन आदमी था वो चीफ मेकअप मैन था, क्योंकि वह जितने भी मेन आर्टिस्ट थे वह उनका मेकअप करते थे। उसके लोअर पोजीशन पर आता है सीनियर असिस्टेंट, जो कि सेकेंड लीड वाले हीरो एंड हीरोइन का मेकअप करता था। फिर थर्ड लेवल पे आता है द जूनियर असिस्टेंट, जो कि लोअर कॉमेडियन और अलग अलग लोगों का मेकअप करता
करता था। और लास्ट में आता है ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय क्या करता था, जो क्राउड थे, कभी कभी कोई भी प्ले में क्राउड की भी जरूरत पड़ती थी, वह उन क्राउड का मेकअप जो है ऑफिस बॉय करता था। तो ऑथर हमें बताते हैं कि जो ऑफिस बॉय था वह यह सोच कर आया था कि वह यहाँ पर आके एक स्टार एक्टर बन जाएगा या फिर एक डायरेक्टर बन जाएगा या तो एक राइटर बन जाएगा। लेकिन उसको यहाँ पर आने के बाद उसको एकदम उसके अपोजिट जो है थॉट का जो वर्क मिलता है, उसको एज ऑफिस बॉय वर्क मिलता है। फिर ऑथर हमें एक सेकंड कैरेक्टर के बारे में बताते हैं जिसका नाम था कोथामंगलम सुब्बू। और ऑथर हमें बोलते हैं कि ये जेमिनी स्टूडियो पे नंबर 2 पर था। इसका मतलब पोएट जो है नंबर 1 जेमिनी स्टूडियो के बॉस को बोलते हैं, एसएस वसन को बोलते हैं, नंबर 2 सुब्बू को बोलते हैं। वह सुब्बू को नंबर 2 पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुब्बू जो है एसएस वसन जो कि बॉस थे उनकी चापलूसी करता था और हमेशा उनकी नजरों में रहता था। तो ऑथर हमें सुब्बू की अब कुछ क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, कुछ क्या बहुत ज्यादा क्वालिटीज के बारे में बताते हैं जो कि बाकी सब सोचते थे कि एक इंसान में ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ऑफिस बॉय का सोचना था कि जो उसके दुख और पीड़ा के पल हैं वह सिर्फ और सिर्फ सुब्बू के कारण ही आए हैं। बाकी लोग सोचते हैं कि सुब्बू जैसा कि एक ब्राह्मण था तो उसके पास पहले से एक प्रिविलेज था, ज्यादा एक्सपीरियंस था एक अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने, अच्छे अच्छे पर्सन्स और अच्छे अच्छे सिचुएशंस को हैंडल करने का, क्योंकि वह एक बड़े कास्ट ब्राह्मण कास्ट का था। सुब्बू की सेकेंड क्वालिटीज यह थी कि वह हमेशा हंसता रहता था। मतलब इवन उसके द्वारा अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी चली जाती थी तब भी वह दुखी नहीं होता था, हमेशा हंसता रहता था। इससे क्या होता था कि हमेशा उसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता था। थर्ड क्वालिटी उसकी यह थी कि वह बॉस के प्रति एसएस वसन के प्रति काफी ज्यादा लॉयल था और इसी लॉयल्टी के कारण ही बॉस उसको बहुत अधिक मानते थे। उसकी फोर्थ क्वालिटी यह थी कि सुब्बू बहुत ही ज्यादा जो है क्रिएटिव था। इवन सुब्बू इतना क्रिएटिव था, एक बार डायरेक्टर को एक सीन जो है दिखाना था जिसमें एक रैट जो है अंडर वाटर टाइग्रेस को मार देती है और टाइग्रेस के 3 बच्चों को वह छोड़ देती है क्योंकि वह उसको दया आ जाता है। यह आइडिया डायरेक्टर नहीं सोच पा रहा था कि इसको कैसे दिखाया जाए, तो वह फिर ये सुब्बू से पूछता है। तो सुब्बू डायरेक्टर को 4 अलग अलग तरीके बताता है कि उस सीन को वह कैसे कर सकता है। लेकिन डायरेक्टर क्या सोचता है, जो वह 4 तरीके हैं जो सुब्बू बता रहा है वह उतना इफेक्टिव नहीं है। तो सुब्बू क्या करता है, 14 और अलग अलग तरीके बताता है कि कैसे उस सीन को शूट किया जा सकता है। मतलब हमें यह पता चलता है सुब्बू को उस एक सीन को करने के लिए 18 जो है तरीके थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सुब्बू कितना क्रिएटिव था। इवन सुब्बू की एक और क्वालिटी है कि वह बहुत ही अच्छा पोएट था और वह बहुत ही अच्छा एक्टर था। तो इसी सारी क्वालिटीज के कारण एसएस वसन जो कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे वह उसको मानते थे। लेकिन बाकी सबको लगता था कि सुब्बू जो है बॉस की बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, वह इसलिए उसको मानते हैं। फिर ऑथर हमें स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर था, एक स्टोरी राइटर था और एक पोएट था। लॉयर को जेमिनी स्टूडियो में एज ए लीगल एडवाइजर भी बोलते थे और लॉयर का फेमस नाम जेमिनी स्टूडियो में पड़ गया था ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पीछे एक इंसिडेंट है। बहुत समय पहले एक एक्ट्रेस थी, वह एक यंग एक्ट्रेस थी, उसका बहुत ही ज्यादा जो है एक्सपीरियंस नहीं था, तो वह रोल करते करते उसको अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वह बहुत ही ज्यादा जो साउट करने लगती है। मतलब सेट पे पूरा ब्लो हो गई। तो इस सीन को लॉयर क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद उसी सीन को जो है उस एक्ट्रेस को वो दोबारा रिकॉर्डिंग दिखाता है। उस सीन को देखकर एक्ट्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा जो है एम्बैरेस फील करती है और फिर वह इंसिडेंट उस एक्ट्रेस के दिमाग में हमेशा रहता है और फर्दर वह जो है एक्टिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाती है। इस वजह से उसकी एक्टिंग कैरियर एकदम डैमेज हो जाता है। तो जेमिनी स्टूडियो में जो लोग थे लॉयर को एकदम कोल्ड लॉजिक का जो है इंसान कहते थे और वह कहते थे कि इसके पास कोई जो है दिमाग नहीं है,
इसने एक लड़की का कैरियर जो है खराब कर दिया। मतलब कहानी में लॉयर को एज ए लीगल एडवाइजर भी बोला गया है और द मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक के भी नाम से बोला गया है। और एक और बात थी जो लॉयर को जो है जेमिनी स्टूडियो में बाकी सबसे अलग करता था। जेमिनी स्टूडियो में बाकी जो लोग थे वह खादी को पहनते थे और गांधी जी को सपोर्ट करते थे, लेकिन वह जो लॉयर था वेस्टर्न कोट पैंट और टाई पहनता था। एक बार जेमिनी स्टूडियो लॉयर को एक फिल्म बनाने को कहती है। उस फिल्म में बहुत ही ज्यादा जो है पैसा जो है लगता है, बहुत ही ज्यादा जो है ट्रक्स जो है भर भर के पैनकेक्स यूज होते हैं, लेकिन वह फिल्म जो है फ्लॉप चली जाती है। तो जेमिनी स्टूडियो के बॉस एसएस वसंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वह क्या करते हैं, उस लॉयर को और पूरी स्टोरी डिपार्टमेंट की टीम को जो है निकाल देते हैं और उस स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर देता है। फिर ऑथर हमें जेमिनी स्टूडियो के मेंबर के पॉलिटिक्स इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। जेमिनी स्टूडियो के जो मेंबर थे वह गांधी जी की वर्शिप करते थे, उन्हीं को सपोर्ट करते थे और खादी के कपड़े पहनते थे और वह पॉलिटिक्स में इतना ही इंटरेस्ट रखते थे जितना उनको गांधी जी के द्वारा मालूम चलता था। वह लोग कभी भी खुद जानने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन हाँ जो एक वर्ल्ड कम्युनिज्म था उसके बारे में उनको बहुत ही अच्छे से मालूम था। उनके अनुसार एक कम्युनिस्ट आदमी वो होता है जो अपने सन और वाइफ को कभी भी लव नहीं करता है, इवन वह उन सबको मार भी सकता है बिना कोई गिल्ट फील किए, और वह आदमी हमेशा अनरेस्ट और वायलेंस को फैलाने में हमेशा तत्पर रहता है। अब ऑथर हमें एक ग्रुप के बारे में बताते हैं जो कि मद्रास में विजिट किया था, जिसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जो कि फ्रैंक बाउचमैन के द्वारा हेडेड था और वह करीब 200 लोगों का ग्रुप था जो मद्रास आए। लेकिन जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उनको नहीं पता था कि यह ग्रुप जो है किस कारण से यहाँ पर आया है। तो वह लोग यह सोच रहे थे कि ये कोई इंटरनेशनल सर्कस होगा। लेकिन जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में MRA बोलूंगा, उसने 2 प्ले किए जिनका नाम था द जोथन वैली और द फॉरगेटन फैक्टर। मतलब कि वह 2 प्ले था वह इतना जो है अच्छा था, इवन जो तमिल मूवीज होते हैं उनमें भी ये दोनों प्ले के सीन्स को जो है यूज किया गया था। इवन जब द जोथन वैली का एक सीन था द सनराइज और द सनसेट, ये सीन जो है हर एक मूवी में, तमिल के हर एक मूवी में यूज किया गया था। और बाद में जाके मालूम चलता है कि जो MRA आया था उसका मेन मोटो था कि वह एक एंटी मूवमेंट स्प्रेड कर सके अगेंस्ट कम्युनिज्म। मतलब उसका मेन मोटिव था कि हमें कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करना है, हमको उसको हराना है। ऑथर हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। मद्रास के लोगों को मालूम पड़ता है कि एक आदमी आने वाला है इंग्लैंड से जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर होता है, लेकिन ये लोग को उसका नाम नहीं मालूम रहता है। स्टीफन के बारे में ये लोग को नहीं मालूम था कि वो क्यों आ रहे थे और किस लिए आ रहे थे। तो फिर कुछ लोग गेस कर रहे थे कि क्या पता ये एक पोएट हो इंग्लैंड के, या फिर कुछ लोग जो है गेस कर रहे थे कि या फिर एक एडिटर हो इंग्लैंड के, लेकिन वो लोग को उस समय तक मालूम नहीं चल पाया कि वह कौन था। तो जिस दिन वो आया तो उस दिन जेमिनी स्टूडियो के बॉस SS वसंत ने बहुत ही वार्म वेलकम किया उसका। उसके स्पीच से पहले SS वसंत ने खुद एक स्पीच दिया। उसके बाद जब उस आदमी की बारी आती है तो लोग देखते हैं कि वह बहुत ही जो है टॉल था और उसका जो है बहुत ही इंग्लिश एसेंट था, बहुत ही सीरियस था और वो बहुत ही फेमस था। पर वो लोग को नहीं मालूम था कि वो स्टीफन किस लिए आया है और उसका नाम स्टीफन है, ये भी वो लोग को नहीं मालूम था। तो स्टीफन जब अपना स्पीच देता है तो जेमिनी स्टूडियो के सारे लोगों को जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सारे के सारे वर्ड्स जो है डेमोक्रेसी और फ्रीडम से ही रिलेटेड थे, जो कि वो लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जेमिनी स्टूडियो के लोग सोच रहे थे कि वो लोग का काम है कि तमिल मूवीज बनाना, तो वहाँ पर एक आदमी क्यों यहाँ पर आके फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो एक तरीके से कहें तो वह आदमी का विजिट करना जेमिनी स्टूडियो के सारे लोग के लिए एक मिस्ट्री की तरह था कि वह आदमी वहां पर क्यों आया था। कुछ सालों बाद ब्रिटेन में एक टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा द इनकाउंटर न्यूज़पेपर में। तो जो हमारे ऑथर थे अशोक मित्रन, वो वहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरी जो कि इंग्लैंड में है वो जाते हैं। तो वहाँ पे उनको द इनकाउंटर नामक न्यूज़पेपर उनको मिलता है। तो वो उस न्यूज़पेपर के एडिटर का नाम देखते हैं। तो जब वो देखते हैं तो वो उनके अंदर से आता है कि वह किसी अपने लॉस्ट ब्रदर से
बहुत ही लंबे समय बाद मिले हुए हैं। तब उनको पता चलता है कि जो जर्मनी स्टूडियो पे जो विजिट किया था वह और कोई नहीं, द एनकाउंटर न्यूज़पेपर का ही एडिटर था, जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर था। तो इसके बाद ऑथर हमारे जर्मनी स्टूडियो में वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन ऑथर हमारे फुटपाथ पर चलते रहते हैं तो उनको एक बुक दिखता है जिसका टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड। तो उस बुक को वह 50 पैसे देकर खरीद लेते हैं और वह देखते हैं कि जो बुक थी वह रशियन रिवॉल्यूशन के 58 एनिवर्सरी पे रिलीज की गई थी। और उस बुक को पढ़ते समय मालूम चलता है कि उस बुक में 6 फेमस मैन के बारे में लिखी गई थी। वो मैन जो पहले कम्युनिज्म को फॉलो करते थे और बाद में कम्युनिज्म के अगेंस्ट हो गए, कम्युनिज्म को एंटी मूवमेंट स्प्रेड करने लगे। क्यों? क्योंकि तब उनको मालूम चला कि कम्युनिज्म कितना बेकार है। तो वह उन 6 नामों को पढ़ते हैं और उन 6 नामों में एक नाम स्टीफन स्पेंडर का भी था। अब उनको मालूम चलता है कि स्टीफन स्पेंडर एंटी मूवमेंट अगेंस्ट कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग देश में विजिट कर रहे थे। फिर वह मिस्ट्री जो है सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जो है टाइम लगता है हर एक वीडियो को बनाने में। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे हम उतने ही अच्छे वीडियो जो है आपके लिए बना सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।